सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सी पहले देखो इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं वो देखते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, सिंपल मशीन्स के बारे में और एनर्जी के बारे में। अब ये वो एनर्जी नहीं है जो हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में वो जो एनर्जी है, ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्या है एक्चुअल में अभी देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, नया चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या होता है। फोर्स अ पुश और अ पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल, देखो पुश या पुल से क्या मतलब है, मैं सिंपल सा बताती हूं। देखो पुश करने का मतलब है धक्का देना, किसी भी चीज को धक्का देना पुश करना होता है। ठीक है, पुल करने का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना होता है पुल। सिंपल। पुश का क्या मतलब होता है, पुश का मतलब है आपको व्हेनेवर यू गो ऑन द स्टेयर्स, आप स्टेयर्स पे जाते हो तो अगर स्कूल में तो क्या बोलते हैं टीचर्स आपको, डोंट पुश ईच अदर, डोंट पुश ईच अदर। क्या मतलब होता है पुश करने का, मतलब एक दूसरे को धक्का मत दो। ठीक है, तो वही मीनिंग यहाँ पे भी है कि पुश करने का मतलब होता है डोंट ऐसे एक दूसरे को धक्का मत दो। ठीक है, पुल करने का क्या मतलब होता है भाई, पुल करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना किसी को। सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया पुश का क्या मीनिंग है और पुश पुल का क्या मीनिंग है। फोर्स इज यूज, देखो फोर्स जो है वो क्या क्या उसके यूज है, वो किस चीजों में काम आती है। फोर्स इज यूज, देखो टू मूव समथिंग, क्लास 3rd में पढ़ा होगा, याद आया कुछ। टू मूव समथिंग, किसी चीज को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए आपको, किसी चीज को मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक पड़ी है और मैं अगर बुक को ऐसे मूव कर रही हूं तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही हूं। ठीक है, तो किसी चीज को मूव, फुटबॉल की मैं बात करती हूँ, फुटबॉल पड़ी है, यू जस्ट गो एंड किक दैट फुटबॉल, तो फोर्स लगाई आपने, इसलिए वो पहले तो रेस्ट पर थी। रेस्ट पर मतलब कि वो एक जगह पर थी, मूव नहीं कर रही थी, बट आपने जाके फोर्स लगाई, आपने किक लगाया तो क्या हुआ, फुटबॉल मूव करने लग गई। तो फोर्स से हम क्या करते हैं, किसी चीज को मूव कर सकते हैं। टू स्पीड अप और स्लो डाउन, किस कोई अगर मूव कर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड हम फोर्स से बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड हम फोर्स से बढ़ा सकते हैं और हम उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। यानी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं फोर्स को यूज करके, और हम उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं फोर्स को यूज करके। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम मूविंग, कोई अगर ऑलरेडी मूव ही कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसको डिक्रीज तो कर सकते हैं, फोर्स लगा के हम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक भी सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, हम उसको रोक भी सकते हैं। तो आपको लगेगा हम रोक कैसे सकते हैं, ये देखिए यू कैन सी हियर, सी दिस साइड, ये पिक्चर जो है ये फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, गोल ना जाए इसलिए वो उस बॉल को स्टॉप कर रहा है। फुटबॉल खेला होगा अगर आपने तो पता है ये सब कुछ है ना, नहीं भी खेला है तो यू नो कि क्या होता है, फुटबॉल किसी ने किक करी तो गोल करना होता है और गोल को स्टॉप कर रहा है ये बॉय, है ना, जिसको बोलते हैं गोलकीपर, तो ये स्टॉप कर रहा है, ये अपनी फोर्स लगाएगा और इस बॉल को, ये बॉल मूव होती हुई आई, इसने अपनी फोर्स को यूज करके उस बॉल को स्टॉप कर दिया। तो क्या हुआ, फोर्स से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। क्ले से खेलते होगे ना आप, या इस पिक्चर में देख लो घर पे मम्मा
चपाती बनाती है तो डो को ऐसे बनाती है, रोल करके डो बनाया, डो को इसके ऊपर रखा एंड देन फोर्स लगा के क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे भी फोर्स को यूज किया टू चेंज द शेप, शेप चेंज हो गई, पहले डो था उसकी शेप अलग थी, यहाँ पे चपाती की शेप अलग हो गई। तो फोर्स को यूज करके आप शेप भी चेंज कर सकते हो। आप क्ले से खेलते हो ना, क्ले से, क्ले जो होता है अभी क्ले जो है क्या करते हो आप, क्ले से डिफरेंट शेप्स बना लेते हो, डिफरेंट चीजें बना लेते हो, शेप, है ना। क्या कर रहे हो आप भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिससे आपने शेप को चेंज कर दिया। गॉट इट? नाउ सी, समझ आया? देखो इसको देखो, यहां पे क्या हुआ, बॉल मूव होते हुए आई, बॉल ऑलरेडी मूव होते हुए आ रही थी, बॉल ऑलरेडी मूव होते हुए आ रही थी, तो क्या हुआ, किसी जो फुटबॉल प्लेयर है उसने उस मूव होती हुई बॉल को वापस किक किया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फोर्स को यूज करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहले वो बॉल आई, उसकी स्पीड स्लो थी थोड़ी, वापस से फोर्स के साथ किक किया इस फुटबॉल प्लेयर ने, तो अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, राइट? यहां पे देख लो, मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन सी 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है? इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में कुछ याद आया है? ग्रेविटेशनल वर्ड तो सुनकर आए हैं हम पिछले चैप्टर में। रिगार्डिंग वेट सुना था कि वेट जो है वो वेट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फोर्स। जो वेट क्या होता है, जितने फोर्स से, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना वो पुल करता है अर्थ, अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना पुल करता है, दैट इज योर वेट, दैट इज द वेट। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज इलास्टिक फोर्स। देखो इलास्टिक फोर्स को देखते ही, ये डायग्राम देखते ही कुछ समझ गए होगे कि मैम ये तो रबर है, रबर जो है रिलैक्स्ड है, उसको स्ट्रेच किया, वापस से रिलैक्स हो गया। क्या यही इलास्टिक फोर्स होती है? जी हाँ, यही इलास्टिक फोर्स होती है। देखो इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ थिंग is stretched or compressed. It is a restoring force which helps the object to regain its shape after compression or elongation. Example, stretching of a spring or rubber band. देखो इलास्टिक फोर्स की डेफिनेशन पे जाते हैं। इलास्टिक फोर्स है क्या? इलास्टिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को स्ट्रेच करते हैं, किसी भी थिंग को, किसी भी कोई भी चीज को हम स्ट्रेच करते हैं या फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं। स्ट्रेच की अगर एग्जांपल लूं तो रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करा जाता है इस तरह से, और कोई स्प्रिंग होती है तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करते हैं, वो वापस ऐसे, और जैसे ही छोड़ देते हो आप, वो स्प्रिंग वापस अपनी फॉर्म में आ जाती है, अपनी रीगेन कर लेती है अपनी शेप को। तो इलास्टिक फोर्स क्या है? जब भी आप किसी चीज को, रबर को आप क्या करते हो, स्ट्रेच करा, वापस छोड़ दो, वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे हाथ रख के फोर्स लगा के आप उसको कंप्रेस कर दो, छोड़ोगे जैसे ही, वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या होता है, इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ थिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इलास्टिक फोर्स जो है वो अराइज होती है। स्ट्रेच का एग्जांपल ले लेते हैं, रबर बैंड स्ट्रेच का एग्जांपल है कि स्ट्रेच करोगे, पिक्चर में भी दिया हुआ है, स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा। कंप्रेस्ड में एग्जांपल ले लेते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग को आप क्या करते हो, इस तरह से जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच भी करोगे तो भी वो क्या हो जाएगी, वापस अपनी शेप में आ जाएगी। या फिर उसको कंप्रेस करोगे अगर फोर्स लगा के, तो कंप्रेस करने पे जैसे ही आप अपना हाथ व्हेन यू विल जैसे अपनी फोर्स आप हटाओगे तो वो स्प्रिंग वापस अपनी शेप में आ जाती है, राइट? नाउ सी,
It is a restoring force which helps the object to regain its shape after compression और elongation। देखो ये एक ऐसी फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रीगेन कर लेता है आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेस करने के बाद, या फिर इलोंगेशन यानी कि स्ट्रेच करने के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग और रबर बैंड। रबर बैंड हो गया, ठीक है, और स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस अपनी शेप में आएगी, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो भी वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। रबर बैंड का एग्जांपल पिक्चर के साथ यहाँ पे गिवन है, देख लो क्या था, ये इसकी नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप है, क्या किया, स्ट्रेच किया एंड रीगेन्स द शेप। उसके बाद में वापस उसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया। पहले क्या था, नॉर्मल शेप में था रबर को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस अपनी शेप में को रीगेन कर लेगा। ये ही क्या है, इलास्टिक फोर्स है। दिस इज इलास्टिक फोर्स, गॉट इट? ओके, सो आई हैव अ एग्जाम्पल फॉर यू। ये सेम चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। दिस इज अ रबर बैंड, ये अपनी नॉर्मल शेप में है, ये मैंने इसको किया स्ट्रेच किया मैंने इसको इस तरह से। वापस से बताती हूँ, ये रबर बैंड है, रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया इस तरह से। स्ट्रेच करने पर अब मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगी, ये लो वापस अपनी शेप में आ गया, वापस अपनी शेप में आ गया। बिकॉज ऑफ विच फोर्स, इलास्टिक फोर्स। यही तो चीज यहाँ पे है, अपनी नॉर्मल शेप में है, मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही रिलीज किया वापस अपनी शेप में आ गया, रीगेन कर लिया इसने अपनी शेप को। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक फोर्स। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मस्क्यूलर फोर्स। देखो मस्क्यूलर फोर्स पिक्चर देखते ही समझ आ रहा होगा, अच्छा जिम करने वाले जो लोग हैं मैम उनकी बात हो रही है मस्क्यूलर फोर्स में। आइए देखते हैं। The type of force arises due to the working of muscles। हमारी बॉडी में जब मसल्स वर्क करती है तो जो फोर्स अराइज होती है, जो फोर्स जनरेट होती है, देखो जो मसल्स जो है हमारी बॉडी की, मसल्स जो है हमारी बॉडी में, वो जब वर्क करती है तो कौन सी फोर्स अराइज होती है? मस्क्यूलर फोर्स। इजी, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड हेल्प्स टू डू एक्सरसाइज, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, रन एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, मस्क्यूलर फोर्स कब अराइज होगी? जब हमारी बॉडी की मसल्स वर्क करती है तो मस्क्यूलर फोर्स अराइज होती है, सिंपल। अब देखो दूसरा क्या है, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आपको लगेगा मैम कॉन्टेक्ट फोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब है कि देखो टू टाइप्स की फोर्सेस होती है। फोर्सेस जो है वो टू टाइप्स की होती है। कॉन्टेक्ट और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट। गॉट इट? अभी आपने कितनी फोर्सेस पढ़ी? हमने पढ़ी इलास्टिक। जो फोर्सेस है ना, अभी हमने देखा कि 4 टाइप्स की फोर्सेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक, मस्क्यूलर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द लास्ट वन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैं आपको बताती हूं कि जो मतलब सारी जितनी भी फोर्सेस है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। देखो कॉन्टेक्ट हम कब बोलते हैं? जब कोई चीजें हैं उनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो इलास्टिक फोर्स जो है वो कब हुई? मैंने इस रबर को टच किया, मेरे हैंड्स और इस रबर के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद मैंने इसको जैसे ही इस तरह से रिलीज किया तो उसके बाद में इसने अपनी जो शेप है उसको रीगेन कर लिया वापस। बट यहाँ पे कांटेक्ट तो हुआ ना, स्प्रिंग को भी जब आप करोगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या स्प्रिंग को आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तब कांटेक्ट तो हो रहा है ना आपके हाथों में और स्प्रिंग में, यहाँ पे रबर में और मेरे हैंड्स में कांटेक्ट तो हो रहा है ना।
कब? अभी इलास्टिक फोर्स नहीं लग रही, स्ट्रेच किया इलास्टिक फोर्स लग रही है। कब लग रही है? जब मेरे हाथों में और हाथों के बीच में और रबर के बीच में कांटेक्ट है, इसलिए बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। सिंपल सा ये याद रखो, कांटेक्ट फोर्स का ये मतलब है कोई भी टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी अगर कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है और फिर फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स जो है वो वर्क कर रही है फिजिकल कांटेक्ट के बाद में, तो हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, नॉन कांटेक्ट है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है दो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तब फोर्स वर्क कर रही है, कांटेक्ट फोर्स है। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी फोर्स वर्क कर रही है तो होगी नॉन कांटेक्ट फोर्स। गॉट इट? इलास्टिक हो गया। मस्कुलर फोर्स जो है वो भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। कैसे? देखो, मस्कुलर फोर्स यहां पे कांटेक्ट फोर्स इसलिए है, मैं आपको कहती हूं कि इस टेबल को लिफ्ट करो, इस टेबल को लिफ्ट करो, या फिर ये जो पर्सन है ये इस बारबल को इस तरह से लिफ्ट कर रहा है, इस बारबल को, इसको बारबल बोलते हैं, इसको लिफ्ट कर रहा है, तो कांटेक्ट हो रहा है ना, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए बोला गया कि जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। गॉट इट? तो देखो, कांटेक्ट तो हो रहा है ना बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन की जो मसल्स है, जो मस्कुलर फोर्स मसल्स है जो वर्क कर रही है और फिर मस्कुलर फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से इसको लिफ्ट कर पा रहा है ये पर्सन। तो जो फिजिकल कांटेक्ट तो हो रहा है ना, बिटवीन द फिजिकल इंटरैक्शन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने बोला कि मस्कुलर फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर फोर्स वर्क करती है, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, हम रन करते हैं, तो इन सब में कौन वर्क करता है? मस्कुलर फोर्सेस। चलिए आप देख सकते हो इसमें भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब देखो, नॉन कांटेक्ट की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब नॉन कांटेक्ट की हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, और ये रही आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कैसे नॉन कांटेक्ट है ये देखो, सी इट इज द फोर्स that pulls everything towards the earth। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे भाई? यही बात होती है कि वो फोर्स जो कि हर चीज को अपनी तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये पेन है, दिस इज अ पेन, मैंने पेन को ऐसे छोड़ दिया, ये पेन को मैंने इस तरह से ऐसे छोड़ दिया, ये पेन नीचे ही क्यों गिरा भाई? ये पेन नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया? Why? कोई भी इवन ऑब्जेक्ट हो, ये पेंसिल भी अगर होगी तो ये पेंसिल इस तरह से मैंने अगर इसको ड्रॉप किया, ये नीचे ही क्यों गई? ये रबर बैंड मैंने इस तरह से ड्रॉप किया, ये नीचे ही क्यों गया? Why? बिकॉज इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। एक फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ को पुल कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल हो जाता है, यानी कि खींचा चला जाता है अर्थ की तरफ। इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैंने अभी बताया था आपको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। जैसे सी ड्राई लीव्स, overripe fruits always fall down on their own unless they are plucked। देखो, जब लीव्स ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जब जो फ्रूट्स हैं वो जब पक जाते हैं तो फ्रूट्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो एप्पल जो है वो अपने आप नीचे गिर रहा है ना? ड्राई लीव्स जब सूख जाती है तब वो अपने आप नीचे गिर जाती है। दैट इज अनदर थिंग कि अगर आप जाके ऐसे तोड़ रहे हो लीव्स को, या फिर आप फ्लावर को तोड़ रहे हो, या फिर आप कोई फ्रूट है उसको तोड़ रहे हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन क्या होता है, अपने आप जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, राइप होने पर, पकने पर अपने आप ऐसे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, लीव्स जो सूख जाती है, जो पत्ते सूख जाते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये नीचे गिर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने बोला कि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। क्यों बोला मैम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है? ये देखो, पेंसिल है, मैंने पेंसिल को, कोई कांटेक्ट हो रहा है क्या? फोर्स देखो कहां पे है, फोर्स तो अर्थ पे है। कोई कांटेक्ट है अर्थ के साथ फोर्स का? सॉरी, कोई कांटेक्ट है पेंसिल का अर्थ के साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोई कांटेक्ट है? अर्थ के साथ कोई कांटेक्ट है? नहीं, फिर भी ये ऐसे नीचे की तरफ गई। इसलिए बोला गया कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जरूरी नहीं है कि पेंसिल जो है वो कांटेक्ट में होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा। जी नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट के बीच में और जो ऑब्जेक्ट के बीच में और फोर्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इलास्टिक में था फिजिकल कांटेक्ट, है ना, मस्कुलर में भी फिजिकल कांटेक्ट था, लेकिन यहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो तो नीचे ऐसे अपने आप गिरेगी ही गिरेगी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाउ all this happened due to the gravitational force of the earth on these objects। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो वो हमेशा नीचे ही गिरते हैं, अर्थ की तरफ ही गिरते हैं। Why? Because earth has gravitational force and gravitational force pulls all these objects towards the earth. Got it? All objects have weight due to gravitational force existing between them and the earth। क्या बात हुई थी पिछले चैप्टर में? मास इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट। हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होता है, और वेट, वो जो वेट है वो एक्चुअल में क्या है? वो वेट have weight, वो वेट किस वजह से है? वो वेट इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करती है। जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वी से कि हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट है। और वो वेट क्या है? वो वेट एक्चुअल में क्या है? वो वेट एक्चुअल में है द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। गॉट इट? चलो, पिक्चर में आप देख सकते हो एक एप्पल है, वो जब राइप हो जाता है, जब पक गया तो इस तरह से एप्पल नीचे गिर गया, बिकॉज ऑफ gravitational force। The apple will fall down because of the gravitational force of the earth। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सी this type of force is produced when two surfaces in contact आ गया। देखो in contact, that means it is also a contact force, right? जब in contact आ गया that means it is also a, sorry, non contact नहीं, contact है ना, it is a contact force। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में 4 फोर्सेस पढ़ी, जिसमें से इलास्टिक, मस्कुलर, फ्रिक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वेयर एज ग्रेविटेशनल होगा यहाँ पे, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। गॉट इट? चलो सी, तो कब होती है ये फोर्स जनरेट? सी, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट
slide or tend to slide against each other. मैं आपको कहती हूं टू बुक्स आर हेयर, टू बुक्स हैं मेरे पास, ये बुक्स आपस में मैं ऐसे स्लाइड कर रही हूं, मैं ये बुक्स आपस में इस तरह से स्लाइड कर रही हूं, ठीक है, या फिर मैं फ्लोर पर इस तरह से चल रही हूं, ठीक है, इस तरह से मैं फ्लोर पर चल रही हूं। तो व्हेनेवर, या फिर मैं कोई बहुत बड़ी ऐसे कोई वो बॉक्स है उसको मैं इस तरह से ऐसे खींच रही हूं, उस बॉक्स को मैं ऐसे खींच रही हूं, ठीक है, तो यहां पे कौन सी फोर्स वर्क कर रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो कौन सी फोर्स जनरेट होती है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कौन सी फोर्स जनरेट होती है? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं। नाउ सी, friction is a force that opposes motion between two surfaces with respect to one another. सिंपल सा समझो कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोशन को नहीं होने देगी, वो अपोज करेगी। मैं अगर बॉक्स, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस पर्सन, यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही है, दिस बॉय इज पुलिंग दिस बॉक्स, कोई भी ऐसे बॉक्स है उसको इस तरह से, वो एक लड़का है, वो बॉय है जो पुल कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है, उसको खींच के लेके जा रहा है, उसके लिए डिफिकल्ट होगा उसको फ्रिक्शन उस बॉक्स को ऐसे पुल करना। वाई? सी, इस पिक्चर को देखेंगे, ये देखो, इस पिक्चर को देखो, ऊपर वाला पैराग्राफ एक बार नहीं देखेंगे, सिर्फ इस पिक्चर को देखो। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे वर्क कर रही है? यहां पे है फ्लोर, ये है फ्लोर, ये है बॉक्स, और ये जो बॉय है, ये बॉय इस बॉक्स को ऐसे इस तरफ पुल कर रहा है, राइट, दिस बॉय इज पुलिंग दिस बॉक्स, अब ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ इस बॉक्स को। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स किस तरफ लग रही है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं बॉक्स हूं, ये समझो, ठीक है, मैं बॉक्स हूं और मुझे ये बॉय ऐसे खींच रहा है, ये बॉय ऐसे खींच रहा है, तो फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ ही तो लग रही है। फोर्स किस तरफ लगेगी? इस तरफ, इसीलिए एरो इस तरफ दिया हुआ है, इसीलिए ये जो एरो है इस तरफ लिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है shear रिएक्शन फोर्स। जो फोर्स है दैट मींस जो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। लेकिन इस बॉक्स को एक पीछे से भी फोर्स लग रही है, और वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है इस बॉक्स के मूवमेंट को, इसलिए ही तो डिफिकल्ट हो रहा है इस बॉक्स को खींचना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, ये ध्यान रखना, जिस तरफ फोर्स लग रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी हमेशा। जिस तरफ फोर्स लग रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अगर ये बॉक्स इधर से खींच रही होती, मैं सामने एक बॉक्स है तो मैं इसको अगर इधर से खींच रही हूं, ऐसे खींच रही हूं, तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ होगा, ये एरो उस तरफ जाएगा। समझे? ना, अब देखो इसको नीचे करते हैं, पढ़ते हैं पैराग्राफ पूरा। ओके, नाउ सी, तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है। टू सरफेसेस के बीच में कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो उसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन जो है वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? एग्जाम्पल, व्हेन वी रब आवर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर आवर पाम्स बिकम वार्म। इस तरह से अपनी पाम्स को लीजिए, स्टार्ट रबिंग, रब करेंगे ऐसे मेरे साथ में, स्टार्ट रबिंग योर पाम्स लाइक दिस, ऐसे अगेंस्ट ईच अदर। जब आप ऐसे जोर जोर से आप रब करोगे तो देखो हल्का हल्का वार्म फील होगा, हल्का हल्का गर्म फील होगा, वार्म फील होगा आपको। ऐसे रब करना शुरू करो, रब करने के बाद में आपको ऐसे हल्का हल्का गर्म लगना, ऐसे वार्म वार्म फीलिंग आएगी। ऐसे टच करो अपने चिक्स पर, लगेगा ना कुछ ऐसे वार्म वार्म सा फील हो रहा है। क्या हुआ? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है हाथों के बीच में। When two objects slide against each other, मैं अगर मेरे हाथों को रब कर रही हूं तो भी तो मेरी दोनों पाम्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रही है। When two objects slide against each other, the frictional force is produced। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से मेरी जो पाम्स है वो वार्म हो गई, हल्की सी गर्म लगने लग गई मुझे। समझे? नाउ force of friction is more on a rough surface as compared to that of smooth surface। देखो example, a toy car moving on a cemented floor, smooth surface will cover a longer distance as compared to the toy car moving on a grass rough surface। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यू कैन से, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो आप, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ऑन रफ सरफेस। क्या कहने का मतलब है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो रफ सरफेस पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ स्मूथ सरफेस। मतलब मैं आपसे कहती हूं, एक बॉक्स दिया मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया, ठीक है, और मैंने आपसे कहा रॉक्स जो है बॉक्स है, ठीक है, मैंने आपको एक पहाड़ है, पहाड़ पे अब आपको पता है सरफेस कितना होता है, बहुत रफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है, बिकॉज रॉक्स होते हैं तो बहुत रफ सरफेस होता है, ठीक है, कहने का ये मतलब है। अब मैंने आपसे कहा, क्या कहा, अब इस बॉक्स को तुम्हें इस तरह से पुल करना है, इस बॉक्स को ऐसे पुल करना है, तो वहां पे डिफिकल्ट होगा। घर पे भी करके देख सकते हो आप, सीमेंटेड फ्लोर है कोई या ग्रास, पार्क ले लो, चलो पार्क है, पार्क में आपने एक बॉक्स में आप एक बॉक्स लो, उसको ऐसे पुल करना शुरू करो। अब आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और आप कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे, कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे, बिकॉज जो ग्रास है वो रफ है, रफ सरफेस है उसका, और रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है। और एज कंपेयर टू, मैं आपसे कहूं सीमेंटेड फ्लोर है, या फिर मैं आपसे कहूं कि टाइल्स है, टाइल्स मार्बल की होती है, स्मूथ सरफेस होता है, फिर मैं आपसे कहूं अब यहाँ पे स्लाइड करो, तो आप इजीली उसको स्लाइड कर लोगे, ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी और कम टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह में। Why this happened? This happened because जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो कम होती है, समझे? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रफ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। Got it? Now see, पिक्चर देख ली, समझ आ गई होगी क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, यस, okay, see, the next is friction causes moving parts of machines to move slowly। देखो एक मशीन होती है, कोई भी मशीनरी है, पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ मशीन। अब मशीन में क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे स्लाइड करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे भी लगती है, और फ्रिक्शनल फोर्स लगती है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उन पार्ट्स का, वो धीरे होता है, स्लो हो जाता है, समझे? नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड मे डैमेज द मशीन्स। और अब वापस वही बात होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, जैसे हाथों का एग्जांपल लिया था, हम पाम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है दोनों पाम्स के बीच में, है ना, दोनों जो हमारी पाम्स है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी,
समझे? यहाँ पे भी क्या होगा, मशीन्स है, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो भी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो भी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, राइट? वो भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे ना, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी तो एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे इस तरह से, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी तो मूवमेंट भी स्लो होगा, स्लो मूवमेंट होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो स्लो मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, मशीन धीरे काम करेगी, और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो उससे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, है ना? तो अब यहाँ पे तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स का कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे? Therefore machines should be regularly oiled or greased to reduce friction. See, तो क्या करा जाता है, जो मशीन्स होती है ना उनमें ऑयल डाला जाता है, उनमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है? तेल जो होता है, ऑयल होता है, वो डाला जाता है, फिर जो ग्रीस होती है वो डाली जाती है। उससे क्या होता है, जो सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाता है। अगर तेल गिर जाता है कहीं पे तो देखा करो जो सरफेस है वो बहुत चिकना चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो ये काम सेम वहीं पे भी होता है कि जो मशीन्स के पार्ट्स हैं उनमें अगर ऑयल हो गया या ग्रीस, ऑयल या ग्रीस जो है उसको अगर डालते हैं तो जो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से अब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत कम लगेगी। अब यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ऑयल और ग्रीस डालने पर मशीन्स के पार्ट्स में क्या किया हमने, ऑयल और जो ग्रीस है वो डाल दिया, अब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी तो मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, मतलब कि स्लो मूवमेंट जो है वो स्लो नहीं होगा, अब फास्ट मूवमेंट होगा मशीन्स के पार्ट्स का, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत कम हो गई, जिसकी इतनी कम हो जाती है ऑयल और ग्रीस डालने पर कि भाई एकदम अच्छे से फिर काम करते हैं मशीन के पार्ट्स। अब मशीन के पार्ट्स एकदम फास्ट मूवमेंट होगा मशीन के पार्ट्स में। अब क्या होगा, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनमें हमने ऑयल और ग्रीस डाल दिया, उनसे क्या हुआ, स्मूथ सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया तो अब फ्रिक्शनल फोर्स कम जनरेट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम जनरेट होगी तो क्या होगा, जो मशीन्स के पार्ट्स हैं वो भी अब स्लो मूवमेंट नहीं होगा, उनमें भी फास्ट मूवमेंट होगा, मशीन अच्छे से काम करेगी, और मेन थिंग कि हीट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रही तो अब क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी और हमारे मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, समझे क्यों? अब समझ आ रहा होगा, अगर कभी सुना भी है कि मशीन्स में ऑयल और ग्रीस क्यों डाली जाती है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर सकें, स्मूथ सरफेस हो जाता है उससे। ठीक है, नाउ soles of our footwears should be well grooved to produce friction as to prevent us from slipping। देखो आपके ना स्लिपर्स के सोल, देखो आपकी स्लिपर्स है ना, उनके जो सोल्स होते हैं यानी कि तलवे जो है इस तरह से देखना, ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, जिससे क्या हुआ, ये चाहते तो भाई जो सोल्स हैं फुटवेयर के उनको ऐसे स्मूथ भी तो बना सकते थे, ये डिजाइन्स क्यों बनाई है भाई? लग रहा होगा देख के कि ये डिजाइन्स क्यों बनाई है, सिंपल सा बना देते जो सोल्स है उनको एकदम प्लेन। जी नहीं, ये डिजाइन्स इसलिए नहीं बनाई गई है, ये डिजाइन्स इसलिए बनाई गई है बिकॉज अगर स्मूथ बना देते, पूरा ऐसे प्लेन बना देते तो फ्रिक्शन कम लगता, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो क्या होता, आप स्लिप कर जाते, फिसल जाते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सोल्स हैं, ये सोल्स कैसे हैं, इस तरह से बने हुए हैं जिससे सरफेस कैसा हो गया, रफ सरफेस। इससे सरफेस अब क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। अब रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो हम स्लिप नहीं होंगे, यानी कि फिसलेंगे नहीं। तो क्या हुआ, जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ऐसी कुछ चीजें बनाई गई है जिससे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगे। जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे ऐसे मेथड्स यूज करें जिससे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे। इस पिक्चर में देख लो, द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन हैव टू बी लुब्रिकेटेड विद ऑयल और ग्रीस। इसका जो ऑयल और ग्रीस जो डाले जाती है, जो ऑयल और ग्रीस जो है ऐड करी जाती है, जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं इनमें जो है ऑयल और ग्रीस डालते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट। ठीक है, ठीक है, तो ल्यूब्रिकेटेड विद ऑयल और ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए
जो मशीन्स के पार्ट्स हैं वो भी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो उससे हीट जनरेट होगी और मूवमेंट जो है वो स्लो होगा। इसलिए यहाँ पे ऑयल और ग्रीस जो है वो डाली जाती है, उससे ल्यूब्रिकेट किए जाते हैं पार्ट्स ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो और जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो मशीन में, ठीक है। और दूसरा ये कि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी और साथ में जो मशीन है वो भी बहुत इजीली एफिशिएंटली वर्क करेगी, फास्ट मूवमेंट होगा मशीन के पार्ट्स में, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।